स्टूडेंट्स, आपका पॉलिटिकल साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने उदारवादी उग्रवादी विचारधाराओं का अध्ययन किया था, यानी गर्मपंथी और नरमपंथी युग के बारे में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बंगाल का विभाजन। उस समय जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। ये ऐसे जो प्रश्न हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं कि बंगाल के विभाजन के समय वॉइस रॉय कौन थे, या किसी अधिवेशन को लेकर के कि जैसे आगे हम पढ़ेंगे सूरत अधिवेशन, उस समय अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी। बंगाल अपने आप में सांस्कृतिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध प्रांत था। और आज जो हम बंगाल, पश्चिमी बंगाल जो हम देखते हैं, बंगाल उस समय सिर्फ इतना ही नहीं था, भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। उसमें बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था। जनसंख्या जो थी वो उसकी 7 करोड़ से भी ऊपर थी। बंगाल के विभाजन ने किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदली, किस प्रकार से स्पष्ट रूप से नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधाराओं का विभाजन हो गया, उसका हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी वो थी डिवाइड एंड रूल। किसी भी बात को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके स्पष्ट तरीके को जानना बहुत आवश्यक है। जैसा कि कहा गया कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर किया गया, यानी कि इतना बड़ा जो ये प्रांत है इसके प्रशासन को पूरी तरीके से संभाला नहीं जा रहा है, ये है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। आप जानते हैं कि बंगाल से हमारे कई महापुरुष हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन जो था वहाँ बहुत मजबूती से अपना स्तर बनाए हुए था। और इस एकता को, इस स्तर को डाउन करना बहुत ज़रूरी था ब्रिटिश शासन के लिए। तभी जाकर के वो आंदोलन को कमज़ोर कर पाएंगे। तो हकीकत में जो आधार था वो ये था कि राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना, इसे कमज़ोर बनाना। लेकिन जो आधार बताया गया था वो था प्रशासनिक दक्षता के लिए। अब यहाँ देखिए, जब बंगाल का विभाजन किया गया तो उसे 2 भागों में विभाजित किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल जो है जिसमें तो हिंदू जनसंख्या का बाहुल्य था, और जो पूर्वी बंगाल था इसमें मुस्लिम जनसंख्या का बाहुल्य था। अब अंग्रेज़ों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, तो उनका ये मानना था कि इस तरीके से अगर वो फूट पैदा कर देंगे हिंदुओं के बीच में, मुसलमानों के बीच में, तो उससे क्या होगा, उनके लिए शासन करना आसान हो जाएगा। जो मुसलमान हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो जाएंगे, तो अलग हो जाएंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में फूट पड़ेगी। तो 1905 में, यानी कि बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई 20 जुलाई 1905 को। और इसके बाद में वहाँ की जो जनता थी उसमें रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। धरने प्रदर्शन किए गए, और लोगों के द्वारा सभाएं की गई, आंदोलन किए गए। यहाँ देखिए कि जो गर्मपंथी थे और जो नरमपंथी थे, उन्होंने इस आंदोलन को अभी तक तो मिलकर के नेतृत्व प्रदान किया था। और जनता में जो इसके प्रति एक विरोध था,
तो ये आंदोलन बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेज़ों की जो फूट डालो और राज करो की नीति थी, उसने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का कार्य किया। बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो अपने चरम पर थी, और अंग्रेज़ों का जो मकसद था इस राष्ट्रीय भावना को कुचलना था। तो यहाँ इनका मकसद ये था ब्रिटिश शासन का कि पूर्वी बंगाल है उसमें मुस्लिम ज़्यादा संख्या में होंगे, तो उन्हें विभिन्न तरीके के प्रलोभन लालच के द्वारा अपने पक्ष में कर लिया जाए, और हिंदू उसका विरोध करेंगे तो अपने आप ही क्या होगा, फूट पड़ेगी। अब इस आंदोलन के कारण जो नरमपंथी और गरमपंथी थे, उन्होंने अपने अपने स्तर पर इसका विरोध किया। जैसा कि आपने अध्ययन किया कि गरमपंथियों के द्वारा जो तरीके अपनाए जाते थे, जैसे कि स्वदेशी वस्तुओं का तो इस्तेमाल किया जाए, स्वदेशी संस्थाएं हैं, और विदेशी वस्तुओं विदेशी संस्थानों का बहिष्कार किया जाए। तो ये तरीके जो थे वो प्रमुखतः काम में लिए गए। हालांकि इस आंदोलन के दौरान गरमपंथियों नरमपंथियों में मतभेद भी बढ़े, क्योंकि नरमपंथी ये ऐसा मानते थे कि इस मुद्दे को, बंगाल के विभाजन के मुद्दे को एक स्थानीय मुद्दा मान करके चलते थे, और जो आंदोलन है वो वहीं तक ही लिमिटेड रहा जाए। जबकि गरमपंथी जो थे वो इसे एक अवसर की तरह देख रहे थे, और चाहते थे कि जो पूरे देश की जनता है वो उसमें जुड़े। तो यहाँ देखिए कि इस आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं को बहुत बढ़ावा देने के साथ साथ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का बहुत विरोध किया गया। तो इससे होना क्या था कि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता, राष्ट्र मजबूत बनता, अर्थव्यवस्था सुधरती, और कहीं ना कहीं ये देशभक्ति भी बढ़ाने का एक प्रभावशाली तरीका था। जैसे आज वर्तमान में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के बात की गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने की, अर्थव्यवस्था को सुधारने की एक पहल है। अब जो बाहर से वस्तुएं आती थी उस समय, यानी कि इंग्लैंड से जो वस्तुएं आती थी उनका बहिष्कार किया जाता था। स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा स्कूलों का बहिष्कार किया गया, कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा कॉलेज को का बहिष्कार किया गया। तो सरकार भी, ब्रिटिश सरकार जो थी वो भी पीछे नहीं रहने वाली थी, उन्होंने भी अपने दमन के अलग अलग तरीके अपनाए। अब 1905 में देखिए कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि नरमपंथी विचारधारा के समर्थन करते थे। इन्होंने भी स्वदेशी को और बहिष्कार को समर्थन दिया। हालांकि जो मतभेद थे वो दोनों विचारधाराओं में बने रहे थे। इस प्रकार से ये आंदोलन जो था वो आम जनता तक स्प्रेड हुआ, और 1906 में जो नेक्स्ट अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, उसमें दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। अब स्वदेशी आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से इम्पोर्टेंस हम देखते हैं कि पहली बात तो ये ऐसा आंदोलन था जिसमें जनता को खुल कर के भाग लेने का मौका मिला, और जनता ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें सभी धर्मों को, सभी वर्गों को एक साथ आने का, जुड़ने का मौका मिला। और अगर ये आंदोलन पूरे देश में फैला तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता को इसने बढ़ावा ही दिया।
और यहाँ जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है, विदेशी संस्थानों का बहिष्कार है, ये या स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन या स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, ये जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत लोकप्रिय हुआ। आम जनता ने इसको बहुत समर्थन प्रदान किया। अब देखिए आगे जा कर के क्या हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना की हम बात करते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। अभी हमने अध्ययन किया कि पूर्वी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं और मुसलमानों की जो बहुसंख्यक आबादी थी, तो ये कहीं ना कहीं विभाजन का काम कर रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहा था, देशभक्ति को अवरुद्ध कर रहा था। ऐसे में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल था जो कि लॉर्ड मिंटो से मिला। लॉर्ड मिंटो जो थे ये वॉइसरॉय थे और इन्होंने कुछ डिमांड रखी मुसलमानों के लिए कि विशेष कुछ छूट दी जाए और जो चुनाव है वो सांप्रदायिक चुनावों की इन्होंने मांग की। तो दिसंबर 1906 में मुस्लिम हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और ये ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह उनके द्वारा की गई थी। इसका जो पहला सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता की थी वकारुल मुल्क के द्वारा। ये सारे प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो भारतीय लॉर्ड मिंटो ने ये आग्रह किया कि भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए पृथक निर्वाचन की जो मांग है उसे अपनाना ज़रूरी है। तो आगे जाकर के जो 1909 का हम पार्लियामेंटो सुधार पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम, तो उसमें जिस प्रकार से सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग चुनावों की व्यवस्था की गई वो इसी की देन थी। और उसके बाद तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये जो विभाजन की खाई थी इसका बढ़ना निश्चित था। अब हम बात करते हैं सूरत अधिवेशन की। सूरत अधिवेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? उन्नीस सौ सात में ये अधिवेशन हुआ था और ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो नरमपंथी और गरमपंथी विचारधाराओं के मध्य जो मतभेद कायम था, यहाँ कांग्रेस स्पष्ट रूप से दो अलग अलग विचारधाराओं में विभाजित हो गई थी। अब उदारवादियों का ये कहना था कि रास बिहारी घोष जो हैं उन्हें अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाए और उग्रवादियों का कहना था कि लाला लाजपत राय को बनाया जाए। अंततः जो बने थे, रास बिहारी घोष बने थे सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ भी अंग्रेज़ों ने ड्यूअल पॉलिसी अपनाई। उन्होंने जो नरमपंथी विचारधारा के समर्थक थे उनको तो किसी न किसी तरीके से प्रसन्न करने की, खुश करने की, संतुष्ट करने की कोशिश की और जो उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे, जो गरमपंथी विचारधारा के समर्थक थे, उनके दमन को बढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा उनका दमन करने की कोशिश की। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।